ये रिबॉन्डिंग है क्या? अक्सर लोग आपके पास आ रहे होते हैं, अक्सर क्लाइंट्स आ रहे होते हैं और आपसे कहते हैं कि हमें रिबॉन्डिंग करानी है, हमें अपने बाल स्ट्रेट चाहिए। सो बेसिकली ये रिबॉन्डिंग है क्या, हमें इसको किस तरह से करना चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। बट आज लेकर आया हूँ इसकी थ्योरी कि हमें किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, रिबॉन्डिंग एक्चुअली होती क्या है। इस चीज़ को लेकर हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं जो बेसिकली हम नहीं जानते। सो इन सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो में। हम विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी वीडियो की तरह। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आतिफ खान एंड वेलकम टू माय चैनल आतिफ खान द स्टाइलिस्ट। सो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ रिबॉन्डिंग पे, रिबॉन्डिंग की थ्योरी का। सो सबसे पहले रिबॉन्डिंग की थ्योरी पे आने से पहले हम डिफ़ाइन करते हैं रिबॉन्डिंग को। बेसिकली रिबॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है। सो ये तो ज़्यादातर अक्सर लोगों को मालूम होगा और जिनको नहीं भी मालूम सो चलो मैं उन्हें बता देता हूँ। रिबॉन्डिंग बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, रिबॉन्डिंग। सो इट्स मीन के बालों के बोन को रिबॉन्ड करना, बालों का जो खुद का नेचुरल बॉन्ड है उसको तोड़कर एक नया बॉन्ड देना, विच इज़ कॉल्ड रिबॉन्डिंग, या फिर एक नया बालों को टेक्सचर देना। ठीक है, इट्स सो सिंपल। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, बेसिकली जो हमारे बालों का कुदरती बॉन्ड होता है ये हमारे कॉर्टेक्स में पाया जाता है। हमारी जो सेकंड लेयर होती है बाल की, कॉर्टेक्स, इसके अंदर पाया जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि एक नेचुरली बॉन्ड होता है हमारे बालों में, जो कि डिसाइड करता है कि हमारे बालों का टेक्सचर क्या होगा। वो आया कि वो कर्ली होगा, आया कि वो स्ट्रेट होगा, या फिर वो निग्रो होगा, जो भी होगा ये डिसाइड करता है हमारा ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि पाया जाता है हमारे हेयर की सेकंड लेयर कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं हमारी रिबॉन्डिंग के प्रोसेस पर। जो वैसे तो मैं ये पूरा प्रोसेस आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें कुछ प्रोसेस थे जो मैंने नहीं भी दिखाया, जिसके हेयर वॉश का था। सो यहाँ हम आएंगे और मैं सब हेयर वॉशिंग से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हेयर वॉशिंग पर। हेयर वॉश हमें हमेशा जो करवाना है वो क्लियरिफाइंग या प्योरीफाइंग शैम्पू से ही करवाना है। बेसिकली क्लियरिफाइंग एंड प्योरीफाइंग शैम्पू दोनों एक ही शैम्पू हैं, मतलब कि शैम्पू के नाम हैं एक ही शैम्पू के। प्योरीफाइंग शैम्पू हम क्यों कर रहे हैं, हम नॉर्मल शैम्पू क्यों यूज़ नहीं कर सकते? इसका जो रीज़न है वो ये है कि हम जब अपने बालों को बेसिकली आम नॉर्मल शैम्पू से वॉश करते हैं तो वो हम इतना क्लींस नहीं कर पाता। प्योरीफाइंग शैम्पू जो होता है ये डीप क्लींजर टाइप होता है, ये डीपली क्लींस कर देता है हमारे सर के स्कैल्प को, और या फिर उन ज़र्रात को भी जो आम शैम्पू नहीं कर पाता। जैसे कि हम जिस पानी से नहाते हैं अक्सर उस पानी में क्लोरीन होता है, उस क्लोरीन की मिकदार होती है, वो उसको क्लीन कर देता है। हमारा क्लाइंट अक्सर कंडीशनर लगा रहा होता है, लगाता है या फिर हेयर ऑयल अक्सर लगा रहे होते हैं। सो हमारा जो नॉर्मल शैम्पू है ये बेसिकली इतना क्लीन नहीं कर पाता, हमारे ऑयल के, हमारे कंडीशनर्स के ज़र्रात कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। लेकिन ये प्योरीफाइंग शैम्पू जो होता है ये अच्छे से क्लीन कर देता है हमारे हेयर को, हमारे सर की स्कैल्प को। ठीक है, अब इसके बाद उसके साथ साथ ये हमारे हेयर के जो क्यूटिकल्स होते हैं उनको ओपन कर देता है, जिससे हमारे आगे का जो प्रोसेस होता है, जो आगे की हमारे काम होता है वो काफ़ी हद तक इजी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा प्योरीफाइंग शैम्पू करने का रीज़न। अब हम आ जाते हैं प्योरीफाइंग रीज़न, शैम्पू हमने कर लिया। शैम्पू करने के बाद हम अब आ जाते हैं प्री ट्रीटमेंट पे। अच्छा, जो प्री ट्रीटमेंट आया कि अगर आपकी क्लाइंट का बाल वर्जिन है, हेल्थी है, सो आपको ये प्री ट्रीटमेंट करने की नीड नहीं है। आप फिर ये स्टेप है इसको आप स्किप कर देंगे। लेकिन अगर आपकी क्लाइंट का बाल ओवर ट्रीटेड है, पहले से कोई उसने डाई किया हुआ है, या फिर पहले उसने रिबॉन्ड वगैरह करवाया हुआ है, या फिर उसके बाल में स्ट्रिक्स हुई हुई हैं, सो इस सिचुएशन में एक्चुअली आप क्या करेंगे, आप पहले उसको प्री ट्रीटमेंट देंगे, प्री ट्रीट करेंगे। प्री ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअली क्या होता है, प्री ट्रीटमेंट को हम कहते हैं पहले पोरेसिटी बैलेंसर, जो हमारे बालों की हमारे जो बाल होते हैं उसकी पोरेसिटी लेवल को वो कंट्रोल करता है, मज़ीद हमारे बालों को पोरस होने नहीं देता, मज़ीद हमारे बालों को डैमेज होने नहीं देता। सो ये जो प्री ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट से पहले की ट्रीटमेंट को हम कहते हैं प्री ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद की जो ट्रीटमेंट होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, सो अभी हम ट्रीटमेंट से पहले काम कर रहे हैं, सो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्री ट्रीटमेंट पे। ठीक है, सो हर कंपनी जो रिबॉन्डिंग की कंपनी है वो अपने हिसाब से
प्री ट्रीटमेंट के स्प्रेज या फिर जेल या फिर सीरम बनाती है, जैसे कि लॉरियल का एक्सटेंसो प्री ट्रीटमेंट है, एसिस्टोस्कोप का आता है। हर कंपनी अपना बनाती है प्री ट्रीटमेंट, हमें वो लेना है। हम देखते हैं अगर हमारे क्लाइंट के बाल ट्रीटेड हैं, ओवर ट्रीटेड हैं, डाई हुए हुए हैं, स्ट्रिक्स हुई हुई हैं, तो हमें क्या करना है, वो ही हम वेट हेयर पे ही वो प्री ट्रीटमेंट जो हमें कंपनी ने डिज़ाइन की है, जो हमें कंपनी ने दी है, वो हम लगाएंगे। वो लगाने के बाद फिर हम अपना काम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट का बाल वर्जिन है, हेल्दी है, तो आप इसको स्किप करेंगे। अगर ट्रीटेड है तो आपने फिर ये काम करना है। पोरस बाल है, पोरोसिटी लेवल है, तो आपने ये करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। इतना होने के बाद अब हम आ जाते हैं, अच्छा कीप रिमेंबर, हमेशा हमारी रिबॉन्डिंग के अंदर बेसिक 2 क्रीम्स होती हैं। फर्स्ट क्रीम जिसको हम अक्सर रिलैक्सर कहते हैं, अक्सर स्ट्रेटनर कहते हैं, ये फर्स्ट क्रीम होती है। दूसरी क्रीम न्यूट्रलाइज़र जिसको हम फिक्सर भी कहते हैं, सॉरी ऐसे कर दिया, जिसको हम फिक्सर भी कहते हैं। अच्छा जी, हम अब आते हैं पहली क्रीम के ऊपर। पहली क्रीम हमें जब लगानी है, हमें अपने ध्यान रखना है कि हम बालों के 4 सेक्शन कर लें, एयर टू एयर, फ्रंट टू बैक, एयर टू एयर, फ्रंट टू बैक, ओके। अच्छा, यहाँ कोशिश करें कि आप टीम वर्क करें। टीम वर्क करेंगे तो आपका काम आसान होगा, जल्दी होगा। अगर आपका टीम वर्क मतलब इतने लोग नहीं हैं टीम में, आप अकेले काम करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आपका हाथ फास्ट चले, तेज़ी से चले। आप अपने साथ किसी असिस्टेंट को लगा लें। और अगर आपका हाथ स्लो भी चलता है तो फिर आप क्या करें, टाइमिंग को सेट करें। पीछे के आपने बालों की टाइमिंग को अलग रखा है, आगे की टाइमिंग को अलग रखेंगे, ताकि आपका बाल ड्राई एंड डैमेज ना हो। ऐसा ना हो कि आप पीछे से लगाते आगे तक जब आएँ, आपके पीछे के बालों का टाइम हो जाए, बोन टूट जाए और फिर बाद में डिज़ास्टर हो जाए, बाल जल जाए। वो सीधा तो होना छोड़ो, खुदा ही जाने वो कौन सी दुनिया में बाल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप टाइम डिसाइड करें, ठीक है। नहीं आपसे मैनेज होता है टाइम, तो आप टाइम को पीछे का टाइम अलग रखें, आगे का टाइम अलग रखें, सही है। अच्छा जी, अब हम यहाँ आते हैं फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन पर। फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट क्रीम है, इसका जो बेसिक केमिकल जो होता है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो होता है, वो होता है अमोनियम थाइग्लोकोलाइट, ठीक है। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये हमारे हेयर के जो फॉलिकल है उसको खोल के क्रीम जब हम अप्लाई करते हैं, क्रीम हमारे हेयर के फॉलिकल को ओपन करती है। फिर ये बॉन्ड अंदर जाता है, ये केमिकल अंदर जाता है, अमोनियम थाइग्लोकोलाइट, जिसको हम ATG भी कहते हैं। ये हमारा जो नेचुरल बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको तोड़ता है, इसको तोड़ देता है। जब इसको तोड़ देता है मीन्स कि हमारा बॉन्ड टूट गया। फिर हमें इस बॉन्ड को रिबॉन्ड करना है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग रिबॉन्डिंग। समझ रहे हैं ना आप? ओके, सो ये इसको तोड़ देता है। अब हमें इसको रिबॉन्ड तोड़ता कैसे है, आपको मैं ये अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल ने अपना काम कर दिया है, हमारे बाल को, बॉन्ड को तोड़ दिया है? कुछ नहीं करना है आपने, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, फिर यहाँ बता देता हूँ। आपने सिंपल एक बाल को उठाया, उसको अपनी दोनों बीच की उंगली में पकड़ा और उसको आप खींचेंगे, ठीक है। आप उसे जब खींचेंगे तो वो देखेंगे वो खींचता जा रहा है, आराम से नहीं टूट रहा। और जब आप उसको छोड़ रहे हैं तो वो एस की लाइन बना रहा है, या फिर वो वेव भी हो रहा है, कर्ल उसके अंदर आ रहा है। सो इस मीन कि क्रीम ने आपके बॉन्ड को, जो नेचुरल बॉन्ड है, उसको तोड़ चुकी है। क्रीम अपना काम कर चुकी है। अब आपने क्लाइंट के हेयर को वॉश करवाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल रखें, आपने अगर टाइमिंग अलग अलग सेट की है, सो अगर आपके पीछे बालों का टाइम हो गया है, आपके पीछे का बालों का बॉन्ड टूट गया है, आगे के बालों का बॉन्ड नहीं टूटा है, सो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप पीछे के बालों पे पानी का अच्छे से स्प्रे करके क्रीम को वॉश आउट करेंगे, या फिर उस पानी को अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे उस क्रीम के साथ। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रीम का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और अगर नहीं रुकेगा तो वो बहुत स्लो हो जाएगा, जिससे आपके बाल डैमेज नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि अगर आपके आगे के बालों का भी बॉन्ड टूट गया है, तो फिर आपको उसको ले जाना है वॉशिंग यूनिट पे। अब उम्मीद करता हूँ आपको प्योरीफाइंग शैम्पू से लेके क्रीम की एप्लीकेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ। एप्लीकेशन से लेके एप्लीकेशन हमारा क्या बॉन्ड होता है नेचुरली, वो बॉन्ड हमारे केमिकल जो फर्स्ट क्रीम है उसके अंदर क्या मेन केमिकल होता है, वो क्या काम करता है, ये लेके और क्रीम के वॉश होने तक आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छे से। और अगर नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ मज़ीद। अच्छा जी, अब यहाँ मैं आपको एक की पॉइंट बताता चलूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है। अगर आप वो की पॉइंट करते हैं तो बिलीव मी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, उसको कोई ख़राब नहीं कर सकता। वो की पॉइंट क्या है?
वो की पॉइंट ये है कि जब आप अपने क्लाइंट को वॉशिंग यूनिट पे ले गए हैं, वॉशिंग यूनिट पे ले जाने के बाद आपने क्या करना है, अच्छे से पहले सब बालों को गीला करा। सब बालों को गीला करने के बाद आपने वहीं वॉशिंग यूनिट पे मज़ीद अच्छे से इमल्सिफाई करना है क्रीम को, ठीक है। इमल्सिफाई करा आपने 5-10 मिनट, उसके बाद आपने अच्छे से उसे वॉश करना है। अच्छा, यहाँ ख्याल रखें आपको क्रीम को वॉश करते हुए कम से कम 5 से 10 मिनट लगने ही लगने हैं। क्रीम को बहुत अच्छे से निकल जाना चाहिए, ज़रा सी भी क्रीम आपके हेयर में नहीं, क्लाइंट के हेयर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बेसिकली मैं 5 to 10 मिनट्स क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज़ जो हमारी क्रीम नंबर 1 होती है ये ज़रा थिक होती है, सो ये ज़रा मुश्किल से भी निकलती है समटाइम्स, तो आपको बहुत अच्छे से इसको निकाल देना है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, जब आप फर्स्ट क्रीम अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको इमल्सिफाई बहुत अच्छे से करना है, बारीक बारीक सेक्शन लेना है, बड़े नीट सेक्शन लेना है और उनको इमल्सिफाई बहुत अच्छे से करना है। इमल्सिफाई मैं आपको बताऊँ आपने कैसे करना है। सपोज़ कि ये मेरा हेयर है, ये आपने 2 फिंगर्स ली और इनसे अच्छे से इस तरह से इमल्सिफाई करना है, ठीक है। हमेशा इमल्सिफाई करते वक्त आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है, कभी भी अपने फिंगर्स को नीचे से ऊपर की तरफ आप नहीं लेकर जाएंगे। रिमेंबर, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो आपका क्यूटिकल फट जाएगा, खुल जाएगा, वो क्लोज़ नहीं होगा, जिससे बाल आपका फटा फटा लगेगा, ड्राई ड्राई लगेगा। सो ध्यान रखना है कि आपने इमल्सिफाई करते हुए अपने फिंगर को ऊपर से नीचे ले जाना है, नीचे से ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक का सारा प्रोसेस, सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी। आपका वॉश हो गया, वॉश होने के बाद यहाँ अब आपने लगाना है मास्क, ठीक है। अच्छा, आया तो अगर आपके क्लाइंट का बाल वर्जन है या फिर हेल्थी है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके क्लाइंट का बाल ड्राई है, डैमेज है, तो आपने ये करना ही करना है, आपने हेयर मास्क लगाना ही लगाना है। हर रिबॉन्डिंग की क्रीम्स जो कंपनीज़ है, हर रिबॉन्डिंग की जो कंपनी रिबॉन्डिंग क्रीम्स निकाल रही होती हैं, वो उसी के साथ अपनी जो प्री ट्रीटमेंट है उसके स्प्रेज और जो उसके मास्क रिबॉन्डिंग के वो साथ लॉन्च करती हैं, वो उन्हें भी निकालती हैं ताकि आप उनके साथ मज़ीद काम कर सकें। अच्छा, यहाँ हमारी जो फर्स्ट क्रीम है इसका जो pH लेवल होता है वो बेसिकली होता है 10, जो कि बहुत अल्कलाइन है और हमारे बाल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। सो इस सिचुएशन में जब हम मास्क लगाएंगे तो क्या होगा कि मास्क हमारे जो pH लेवल है उसको काफ़ी हद तक बैलेंस कर देगा, बिल्कुल ठीक तो नहीं करेगा मेंटेन, बिकॉज 10 पे है वो, तो वो उसको काफ़ी हद तक 6 तक या फिर 7-8 तक उसको कम कर देगा, उसको लेकर आ जाएगा। सो मास्क लगाना चाहिए, पर्सनली मैं लगाता हूँ, ठीक है। आपने मास्क लगा दिया, मास्क लगाने के बाद आपने वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने क्लाइंट को अपने चेयर पर ला के बिठाना है। बिठा लेने के बाद बालों को आपने करना है ड्राई। अच्छा जी, अब यहाँ ड्राई करते हुए आपने क्या ख्याल रखना है, अगर ये आपके बालों, क्लाइंट के बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, पोरस हैं, तो यहाँ आप करेंगे कूल ड्राई, ठीक है, कूल ड्राई यूज़। लेकिन अगर आपके बाल क्लाइंट के हेल्थी हैं, वर्जन हैं, तो आप मीडियम हीट पे फुल ब्लो पे उसको ड्राई कर सकते हैं, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके क्लाइंट के बाल ड्राई एंड डैमेज नहीं हैं, वर्जन हैं, सेहतमंद बाल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसको मीडियम हीट पे कर सकते हैं। अच्छा, हेयर वॉश करते हुए आपने ख्याल रखना है कि पानी गर्म ना हो, आपने टेप वाटर से वॉश करना है, आपने नॉर्मल पानी से वॉश करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत, जो आपकी रिबॉन्डिंग को बहुत अच्छा कर सकती हैं, और ये वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपकी रिबॉन्डिंग ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। सो मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ छोटी छोटी बातों पर, हर चीज़ को बता रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको दोबारा समझाने की। अच्छा जी, यहाँ आपका क्लाइंट का बाल अब ड्राई हो गया, आपने ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद आपने क्या करना है, आयरन करने से पहले आपने क्लाइंट के शोल्डर्स के ऊपर कोई टॉवल रखना है या फिर कोई कपड़ा रखना है, ताकि जब आप आयरन करें तो जो गर्म बाल होगा उसकी हीट आपके क्लाइंट को ना लगे, ठीक है, आपके क्लाइंट को ना फील हो, वरना आपके क्लाइंट को इरिटेट होगा या फिर क्लाइंट जल भी सकता है। बाल जब गरम गरम उसके लगेंगे तो उसे प्रॉब्लम्स होंगी, खैर जलना तो नहीं लेकिन उसे प्रॉब्लम्स होगी। सो इज़ बेटर कि आप यहाँ पे पहले ही टॉवल या कोई कपड़ा रखें। एंड बड़ा ध्यान रखें, जो टॉवल और कपड़ा आपने रखा है उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना हो, वो बिल्कुल भी गीली ना हो,
आपने जो बाल ड्राई किए हैं वो 100% ड्राई होने चाहिए, वो 100% ड्राई हों, उन बालों में भी मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। अब आपने आयरन करते हुए क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ मेरी वीडियो बेसिकली बहुत लंबी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो। सो मैं आयरन का टेम्परेचर हमारे बालों के हिसाब पे डिपेंड कर रहा होता है, उसके टेक्सचर पर, उसकी पोरोसिटी लेवल पर, उसकी हेल्थ पर। सो अब हमने किस बाल पे क्या टेम्परेचर रखना है, इसके लिए मैं इसी का दूसरा पार्ट बना दूंगा रिबॉन्डिंग का, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी मैं नहीं चाह रहा कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने से क्या होगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, मैं भी इतना बोलूँगा। सो इट्स बेटर ना कि हम छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएं, छोटे छोटे लेक्चर्स लें जो आपके माइंड में भी बैठ जाएँ और फिर आप समझें भी। सो इट्स बेटर कि हम शॉर्ट वीडियोज़ बनाएँ, छोटे लेक्चर दें, ताकि काम चलता रहे आपका भी और मेरा भी। अच्छा जी, यहाँ अब आपने आयरन करना है बहुत बारीक सेक्शन लेके, बहुत बारीक भी नहीं, इतना बारीक सेक्शन हो कि जब आप उस सेक्शन को के नीचे अपना हाथ रखें तो आपका हाथ नज़र आए, ठीक है, या फिर आपकी जो आयरन की प्लेट है वो नज़र आए। अच्छा जी, रिबॉन्डिंग के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंस काम क्या होते हैं। फर्स्ट, आपका बॉन्ड बहुत अच्छे से टूटना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपका आयरन बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका आयरन होगा उतनी अच्छी आपकी रिबॉन्डिंग होगी, ठीक है। फर्स्ट, आपकी आयरन की एप्लीकेशन बहुत अच्छी होना चाहिए। सेकंड, आपका आयरन अच्छी और ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए, ठीक है। ये मेन काम रिबॉन्डिंग के टाइम पे, अगर आप चाहते हैं आपका रिबॉन्ड बहुत अच्छा हो तो ये काम लाजमी होना चाहिए। आपने आयरन किया, अच्छा मेक श्योर कि आपने एक सेक्शन लिया, उसको अच्छे से आयरन किया, उसके बाद आपने दूसरा सेक्शन लिया, दूसरे सेक्शन को जब आयरन करके आप छोड़ेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस सेक्शन है, जो पहले वाला सेक्शन है, फिर उन दोनों को आपस में मिला के फिर आप आयरन करेंगे। सेम एज इट इज़, आप प्रीवियस जो हमारे बालों को आप छोड़ते जा रहे हैं, आप नया सेक्शन ले रहे हैं, फिर जो हमारे प्रीवियस बाल हैं उनको मिला के मर्ज करते रहेंगे, मर्ज करके फिर आयरन करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके बाल सारे मर्ज होंगे, अच्छा सा आयरन होगा, सो रिबॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आयरन तक, ठीक है। अब आयरन के बाद आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ आपका एक बार जब आयरन हो गया, सो कीप रिमेंबर, फिर आप अपने क्लाइंट के बालों में हेयर पिन नहीं लगा सकते, आप कोई केचर नहीं लगा सकते, आप क्लाइंट के बालों को नहीं बांध सकते, आप उसे ट्विस्ट नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, न्यूट्रलाइज़र लगाने के टाइम पर आपने सेक्शन करने के बाद अपने किसी असिस्टेंट को या अपने किसी क्लाइंट को तो ऑफकोर्स नहीं पकड़ाएंगे, किसी असिस्टेंट को आपने पकड़वा देने हैं, पकड़वा देना है उसके बाल, सही है। सेक्शन और छोटे छोटे सेक्शन लेके आपने लगाना है न्यूट्रलाइज़र। सो अब हम यहाँ आते हैं कि न्यूट्रलाइज़र बेसिकली क्या होता है। न्यूट्रलाइज़र को हम लोग फिक्सर भी कहते हैं और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसका जो मेन केमिकल है, ये है सोडियम, सोडियम कह रहा हूँ, गॉड आई एम सो डैम। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, मेन केमिकल है, ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आई एम सॉरी, ज़रा मैं कभी वीडियो के आगे आता हूँ तो थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, सो आई एम सॉरी, हाँ आप माइंड नहीं करिएगा। अच्छा जी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बेसिकली ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज़र, ये हमारे जो हमने बालों को शेप दिया है, हमने बालों को स्ट्रेट जो किया है, इसको ये फिक्स कर देगा, ठीक है। इसकी जो फिक्सिंग का जो टाइम होता है, जो बालों को जो रीजनरेट होने में टाइम लगता है, हम 72 हावर्स जो देते हैं नेचुरली, जो फिर जो टाइम लगता है बालों को, बोन को दोबारा से रीजनरेट होने में या बनने में, वो 72 हावर्स लेता है। सो 72 घंटे का टाइम होता है। हम क्लाइंट को फिर 72 घंटे के बाद वॉश करने के लिए बुलाते हैं, 3 दिन के बाद, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ आपने केचर नहीं करना, आपने आयरन कर लिया, अपने असिस्टेंट को आपने बाल पकड़ा दिए। अब यहाँ आपने ख्याल करना है कि आपका जो असिस्टेंट बाल पकड़ रहा है उसके हाथों में मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। अगर उसे पसीने हाथों में आते हैं, उसकी हथेली में पसीने आते हैं, सो आप उसको बाल नहीं पकड़ाएंगे, उसके बालों में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप के क्लाइंट के बालों को मॉइस्चर से 10 गुना दूर रखना है आपने फिर, ठीक है। और क्लाइंट को भी बाद में आपने ये हिदायत देनी है कि 3 दिन तक पानी ना लगे, 3 दिन तक 72 हावर्स तक वो हेयर पिन ना लगाए, वो केचर ना लगाए, वरना रिबॉन्डिंग ख़राब हो जाएगी, वहाँ वेव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने एक बात क्लियर करता चलूँ, मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है, लोग जब फर्स्ट क्रीम भी अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो स्टूचू बना देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप ना हिलें, आप यूँ ना करें, बाल ख़राब हो जाएंगे, रिबॉन्डिंग ख़राब हो जाएगी। सो ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट क्रीम का काम जस्ट होता है बालों के बोन को तोड़ना। हम उस फर्स्ट क्रीम से हम सिर्फ बालों के बोन को तोड़ते हैं,
उस सिचुएशन में हमारा क्लाइंट मूव कर सकता है। लेकिन सेकंड क्रीम जब हम अप्लाई करते हैं न्यूट्रलाइज़र या फिक्सर, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा क्लाइंट बहुत मूव ना करे, अपनी गर्दन को ज़्यादा ना हिलाए, वो क्योंकि हमारे बालों को फिक्स कर रहा होता है। जिस कंडीशन में वो बाल हैं उसको उसमें फिक्स करेगा। अगर उस कंडीशन में आपके क्लाइंट ज़्यादा सर हिला देता है, सो वेव आने का ख़तरा है, फिर वेव आ सकता है। उस सिचुएशन में आपने कोशिश करनी है कि आपका क्लाइंट गर्दन ना हिलाए। अच्छा, आपने न्यूट्रलाइज़र लगा दिया। न्यूट्रलाइज़र का मोस्टली जो टाइम होता है वो 10 to 15 to 20 मिनट्स होता है। अब न्यूट्रलाइज़र के हमें कौन से बालों को कितना न्यूट्रलाइज़र का टाइम देना है, ये भी मैं जो हम सेकंड टाइम जो मैं पार्ट बनाऊंगा आयरन का, कि हमने कौन से टेम्परेचर पे किस बाल को डील करना है आयरन की, इसी न्यूट्रलाइज़र की टाइमिंग भी मैं उसी में डिसाइड बता दूंगा। बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, सो मैं नहीं चाह रहा कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाए और आप बोर हो जाएं और फिर मेरी वीडियो को स्किप करें और ऐसा कुछ मेरी मेहनत को ज़ाया करें। सो आई डोंट वांट, दैट्स वाई मैं इस वीडियो को बहुत ना लॉन्ग करते हुए शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये माइंड ना करेंगे। अच्छा जी, आपने न्यूट्रलाइज़र कर लिया, न्यूट्रलाइज़र का टाइम हो गया। अब आपने क्रीम वॉश करवाना है न्यूट्रलाइज़र को बहुत अच्छे से, सिंपल प्लेन वाटर से, टेप वाटर से आपने अच्छे से न्यूट्रलाइज़र को वॉश किया, न्यूट्रलाइज़र निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने लगाना है मास्क लगाने के बाद आपने करना है फिर वॉश। फिर आपने क्या करना है, टॉवल ड्राई बालों में, वेट बालों में लगाना है सीरम। बिकॉज़ मास्क और सीरम हमारे बालों का जो पीएच लेवल है इसको मेंटेन रखेंगे। बिकॉज़ अभी हमारा बाल है बहुत नाजुक, वो बहुत हाई पीएच लेवल पे गया हुआ है, तो उसको हमें नॉर्मल पीएच लेवल पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम मास्क लगाएंगे, हम सीरम लगाएंगे, उसके बाद सिंपल बालों को कर देंगे ड्राई। अच्छा जी, हमारे बाल ड्राई हो गए। सो ड्राई होने के बाद ये है हमारे रिबॉन्डिंग का फाइनल लुक। जो ड्राई होने के बाद लुक आया है ये है फाइनल। यहाँ पे फिर अक्सर लोग कुछ आयरन करते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे कि मैं फिर आयरन नहीं करता, मैंने सिंपल ड्राई कर दिया, इसके बाद मैं आयरन बिल्कुल नहीं करता बिकॉज़ मुझे नीड नहीं होती। लेकिन कुछ सैलून वाले हैं जो आयरन करते हैं, सो इट्स ऑप्शनल। अगर आप चाहते हैं आयरन करना तो आप मोटे मोटे चंक्स लेके जल्दी जल्दी आयरन कर दें फिनिशिंग के लिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ मैं तो नहीं करता, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ आपने आयरन किया, आयरन करने के बाद अब आपने क्लाइंट को बोल देना है कि भाई 3 दिन का ये टाइम प्रोसेस है 72 आवर्स का। इन 72 आवर्स में आप अपने बालों को कान के पीछे नहीं करेंगे, आप हेयर पिन नहीं लगाएंगे, आप केचड़ नहीं लगाएंगे। सोते हुए आपने ख्याल करना है कि बाल कहीं से मुड़ ना जाए, अगर मुड़ गए तो वहीं पे वेव आ जाएगा। हाथ मुंह धोते हुए आपने ख्याल करना है कि बालों में पानी ना लगे, मॉइस्चर ना लगे। इन जस्ट केस अगर ऐसा हो जाए तो आपने फ़ौरन बाल को ड्राई करके अच्छे से आयरन कर लेना है। आप क्लाइंट को ये कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, जैसे अब हमारी रिबॉन्डिंग एक्चुअली एक ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट से पहले जैसे हमारी प्री ट्रीटमेंट है, ऐसी ही हमारी पोस्ट ट्रीटमेंट भी होती हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम एज इट इज़। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से या फिर हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर हम कोई सर्जरी कराते हैं, सो डॉक्टर सर्जरी करने के बाद हमें ऐसे नहीं छोड़ देता, वो हमें बाद में दवाइयाँ देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपने ये मेडिसिन लेनी है जिससे आपका ये ज़ख़म ठीक होगा, आप ठीक रहेंगे। क्योंकि सेम यही हमारे बालों का है। हमने रिबॉन्डिंग कर दी, हमने ट्रीटमेंट दे दी, तो फिर हमने उसे पोस्ट ट्रीटमेंट भी देनी है जिससे उसकी रिबॉन्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसका बाल ठीक रहे, हेल्थी रहे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अगर जैसे हमने एक ऑपरेशन कराया, अगर हमने मेडिसिन नहीं ली तो क्या होगा, हमारा वो ऑपरेशन ख़राब हो जाएगा, हमारी वो सर्जरी ख़राब हो जाएगी। उस कंडीशन में हम क्या डॉक्टर को तो क्लेम नहीं कर सकते ना, सर्जन को हम क्लेम नहीं करेंगे कि भाई आपने सर्जरी ठीक नहीं की, उसने अपनी सर्जरी ठीक की थी, लापरवाही हमने की। सो जब भी आपके पास क्लाइंट आए, रिबॉन्डिंग करवाने से पहले आप उसको बता दें कि पोस्ट केयर ये है, इतने इतने की आएगी, आपने ये लेनी ही लेनी है। अगर आप ये नहीं लेती, आपने रिबॉन्डिंग करा दी और अगर आपने ये पोस्ट केयर नहीं ली तो फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं अगर इन जस्ट केस आपकी रिबॉन्डिंग ख़राब होती है तो। पोस्ट केयर अब आप क्या देती हैं, इसके लिए अलग बहुत सारी कंपनीज़ हैं, हर कंपनीज़ ने अलग अलग पोस्ट केयर्स निकाली हुई हैं। पर्सनली मैं जो सजेस्ट करता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, मैं लॉरियल का लिस शैम्पू, लिस का मास्क और लिस का ही सीरम एडवाइस करता हूँ, जो बड़ा अच्छा चल जाता है, मैं ये एडवाइस करता हूँ। अब आप इसके हिसाब से
कुछ भी उनको एडवाइस कर सकते हैं। हर कंपनी अलग अलग जो ना पोस्ट केयर निकालती है, तो वो आपने वो पोस्ट केयर अपने क्लाइंट को देनी है और उनसे कहना है कि आपने ये लेनी ही लेनी है हर हाल में। अगर कुछ होता है तो उस नहीं लेती और बाद में बालों में कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे आप दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो उसमें मज़ीद तफसील से बात करूंगा आयरन के बारे में, न्यूट्रलाइज़र के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अब दीजिए इजाज़त और साथ साथ मुझे दुआ में बहुत सारी याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। मुझे अब दीजिए इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।